जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। समझते हैं लोग जो रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है वो कितना कारगर है और हम लोगों को अल्टीमेट वैक्सीन कब तक मिल जाएगी और ये वैक्सीन काम कैसे करती है। दवा और वैक्सीन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दवा उसके लिए होता है जो बीमार व्यक्ति हो गया है और उसे ठीक करने के लिए। दवा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके उसे मारता है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बीमारी होने ही नहीं देती है, तो उसे हम वैक्सीन कहते हैं। तो अभी कोरोना के ज़्यादातर लोग वैज्ञानिक वैक्सीन में जुटे हैं। इसके पैरेलल ही बहुत से वैज्ञानिक जो हैं वो इसके दवा में भी जुटे हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा फेविपिराविर या रेमडेसिविर, ये सब जो है वैक्सीन का काम नहीं कर रहे हैं, ये दवा के काम कर रहे हैं। अब जो वैक्सीन बनाई जाती है वो दो तरह से बनाई जाती है। एक होती है एटेनुएटेड वैक्सीन, एक होती है इनएक्टिव वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में एक सिंपल से प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है कि हमारे शरीर में जो वायरस है जिसकी वैक्सीन हमें बनाना है, उसी की ही कमजोर वायरस को या मरे हुए वायरस को हम अपने शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर उस वायरस को देखकर भली भांति समझ जाए। जैसे आप जानते होंगे, आप किसी से बार बार मिलते जुलते रहिएगा या फिर आप ज़्यादा किसी से अट्रैक्ट में रहिएगा, उसे पहचाने रहिएगा, तो उससे ज़्यादा खतरा नहीं होता है। उसी तरह हमारा शरीर अगर किसी वैक्सीन को, किसी बीमारी को एक या दो बार देख लिया है तो उसे आराम से मार देता है, उससे घबराता नहीं है। इसीलिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब एक होता है एटेनुएटेड वैक्सीन, जिसमें हम जिंदा वायरस को ही डाल देते हैं, उसे लेबोरेटरी में कमजोर करके। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो वायरस हमारे शरीर में घुस गया है और हमारा इम्यून उसे मार नहीं पाया, या जब तक हमारा इम्यून समझे वो रेप्लिकेट यानी अपने जैसी कॉपी बनाकर पूरी शरीर में फैल जाए तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसी से बचने के लिए एक इनएक्टिव वैक्सीन बनाया गया जिसमें मरे हुए वायरस को उसमें डाला जाता है, जैसे पोलियो वायरस। तो ये सब जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं लेकिन कुछ खास काम कर नहीं सकते हैं। अब इस वैक्सीन को बनाने के टोटल हमारे तक आने के 6 स्टेजेज होते हैं। रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सी दवा, कौन सी वैक्सीन इसके काम में आएगी। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है। इसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये जानवरों पर ट्रायल किया जाता है कि जानवर पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, जैसे बंदर हो गए, चूहे हो गए इत्यादि पर प्रयोग होता है। उसके बाद मेन चालू होता है क्लिनिकल ट्रायल। ये क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेजेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 केवल इसीलिए दिया जाता है कि कहीं जिसे हम ये वैक्सीन दे रहे हैं उसके शरीर पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इस फेज 1 में हम वैक्सीन को नहीं देखते हैं बल्कि इसके साइड इफेक्ट को ध्यान रखते हैं। इसलिए इसमें 50 से 60 यानी 100 के करीब में ही लोगों को रखा जाता है और हर एज के लोगों को रखा जाता है। इसके बाद जो होता है फेज 2 होता है। फेज 2 में वैक्सीन की हम लोग कार्यशैली को जांचते हैं और फेज 3 में तो हजारों, 15 से 20 हजार तक लोगों को ये फेज 3 में वैक्सीन दे दी जाती है। इसके बाद उसे अप्रूवल के लिए एजेंसीज को भेज दी जाती है। जैसे अगर आपको इंडिया में अप्रूवल लेना है तो ड्रग अथॉरिटी के पास भेजना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में लेना है तो WHO के पास भेजना पड़ेगा। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी डिसाइड करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो कंपनी खोले नहीं है, वो बनाएंगे कैसे, तो किसी कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ पे कोई भी वैक्सीन आती है उसको बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा प्लांट है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोरोना का महामारी है, अगर वैक्सीन आ भी गई तो इसकी कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होगी। आप वैक्सीन खरीद के ला रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल वैक्सीन है, तो इसके लिए उस पर क्वालिटी कंट्रोल को भी देखा जाता है। तो ये 6 स्टेजेस को पार करने के बाद वैक्सीन हमारे तक पहुँचती है। लेकिन जो रूस की वैक्सीन है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है, उसको समझते हैं हम लोग जो अभी पीड़ित हैं 2020 में, वो कोविड-19 से पीड़ित है। ये कोरोना फैमिली, कोरोना एक बहुत बड़े वायरसों का एक ग्रुप है जिसमें कुछ कमज़ोर भी हैं, कुछ मजबूत भी हैं, ये सब भी है। हम लोग को जो नॉर्मल खांसी फ्लू भी होता है ना, वो भी कोरोना फैमिली के ही वजह से होता है, लेकिन उस फैमिली के थोड़े कमज़ोर वायरस से होता है। और ये वाला जो है, जो अभी हम लोग के बीच, हम लोग जो जिससे प्रभावित है, वो वायरस ये SARS-CoV-2 है। ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो रूस की वैक्सीन बनाई गई है, वो एक्चुअली इसको टारगेट में के नहीं बनाई गई है। इस वैक्सीन इसी कोरोना वायरस की फैमिली का एक वायरस था जिसका नाम था मार्स वायरस, जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था आज से 10 साल पहले के करीब। उस मार्स वायरस से मिलता जुलता एक और वायरस है जिसका नाम है एडेनो वायरस। यह एडेनो वायरस जो है, इसको इसका कॉपी करके रूस ने बनाया। वो इसके DNA को लिया है। DNA मतलब जो इसका मेन पार्ट होता है, अंदर में DNA ही होता है जो बताता है कि नहीं तुम्हें मतलब ऐसा ही एक और वायरस बताना है। जैसे
मानव के डीएनए होते हैं, तो मानव से जो संतान पैदा होती है वो मानव ही पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डीएनए का काम होता है। तो जो रूस ने वैक्सीन बनाया है एडिनो वायरस, वो एडिनो वायरस के डीएनए को लिया है। तो पहली तो यहीं पर एक तो आलोचना होने लग रही है कि जो मेन वायरस है वो है कोविड वायरस, आप इससे मिलता जुलता मार्स को लिए हैं और मार्स से मिलता जुलता फिर आप एडिनो वायरस लिए, यानी एक्यूरेट ये वायरस नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है हमारा शरीर जो है वो इस एडिनो वायरस से लड़ने के लिए इम्यून बना ले, हम लोग को जब ये वैक्सीन दिया जाए तो हम इससे लड़ सके हैं, और ये इससे सिमिलर है तो हम मार्स से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कोविड से 100% कारगर न हो। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने जिस वैक्सीन का दावा किया है उसके अनुसार 2 साल तक हमारे शरीर में इम्यून बनी रहेगी। रूस को ये वायरस कहाँ से मिला? तो ये एडिनो वायरस चिंपैंजी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इससे ही ये ग्रसित हो जाते हैं और इनमें भी कोरोना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। वैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल थे जिसपे ह्यूमन को ट्रायल किया जाता है, जिसके 3 फेजेज होते हैं, उसके पहले फेज को 7 जून को ट्रायल किया गया। इसमें 76 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 2 तरह से डोज दिया गया, एक इंजेक्शन के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में और एक पाउडर के फॉर्म में इन्हें दिया गया, लिक्विड और पाउडर दोनों में। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड फेज आया ना, सेकेंड फेज 13 जुलाई को आया, इसका रूस ने कोई रिजल्ट नहीं दिया और 3 अगस्त को रूस ने ऐलान कर दिया कि सारे क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो गए। भाई इतनी जल्दबाजी में जो रूस ने कर दिया, यही इसके पारदर्शिता पे सवाल उठाया जा रहा है और फाइनली उसको अप्रूवल भी मिल गया। एक और अप्रूवल मिल रहा है और एक और तीसरा फेज चल रहा है और इसका नाम दिया गया स्पुतनिक 5। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यह वैक्सीन 100% कारगर है। इसको जनता के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस वैक्सीन की डोज खुद उनकी बेटी को भी दिया गया है, इस वजह से आप इसको प्रयोग करने में थोड़ा भी न हिचकिचाएं। इनसे मीडिया ने जब बात किया, पूछा कि क्या अन्य देश भी हैं जो आपकी इस वैक्सीन को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाएं, तो इन्होंने कहा कि ऐसे 20 देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रूसी वैक्सीन के अलावे दुनिया में और भी वैक्सीन है जो इस दौड़ में एकदम अंतिम पड़ाव पर है। वो क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में है और वो बहुत ही विश्वसनीय पारदर्शिता के साथ तथा एक मानक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं, जिसमें अमेरिकी वैक्सीन मोडर्ना भी है। मोडर्ना के अगर सब कुछ ठीक रहा तो मोडर्ना कंपनी का जो क्लिनिकल ट्रायल था वो अक्टूबर तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस साल के लास्ट तक में मोडर्ना पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ सकती है। ऐसे ही तीसरे ट्रायल में चल रही है एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ये भी बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। अभी तीसरे फेज में है, इसके पहले और दूसरे फेज काफ़ी सक्सेस हो चुके हैं। चीन की वैक्सीन सिनोवैक्स भी अपने तीसरे फेज को स्टार्ट कर चुकी है और अब तक जिन्हें डोज दिया जा चुका है, 1 हफ्ते से उन पर नज़र रखी जा रही है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है। सिनो वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी चलाया जा रहा है। तो अगर ये सारी वैक्सीन सक्सेस हो गई और भारत की जो कोवैक्सीन है इसका भी ट्रायल आगे बढ़ रहा है, अगर ये सब कुछ सही रहा तो इस साल के लास्ट तक हम एक कोरोना वायरस के एक ठोस वैक्सीन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से दुनिया में वैक्सीन का काम चल रहा है तो हम ये देखेंगे कि वैक्सीन के आने के बाद उसके बाद भी कई सारे वैक्सीन आएंगे, क्योंकि अमीर देश जो है इन देशों से, इन कंपनियों से अपना पहले ही करार कर चुके हैं कि उनके करोड़ों डोज उन्हें दिए जाएंगे। इसलिए गरीब देश जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें ये वैक्सीन बहुत बाद में मिलेगी। इसलिए बहुत से देश भी अपने स्तर पर ये वैक्सीन बना रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से अपडेटेड वर्जन आता है किसी भी चीज़ का, उस तरह से वैक्सीन भी आएंगे, कई कैटेगरीज के आएंगे और इसी के पैरेलल जो दवाइयों का खोज हो रहा है वो भी चलता रहेगा, क्योंकि ये वैक्सीन केवल उनके लिए है जो बीमार नहीं पड़े हैं, जबकि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ चुके हैं, उन्हें कोई वैक्सीन ठीक नहीं कर सकता है। उन्हें ठीक करने के लिए जब भी प्रयोग होगा तो ड्रग यानी दवाओं का ही प्रयोग किया जाएगा। इस साल के आखिरी में जब ये वैक्सीन पूरी तरह से रेडी होकर बाजार में आएगी तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी इसे जल्दी से जल्दी लोगों तक वितरित कराना। सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि बूढ़े लोग तथा जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना पेशेंट से डायरेक्टली इंटैक्ट होते हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन पहले दिया जाए। अब इस वैक्सीन का उत्पादन पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कितनी उत्पादन क्षमता होगी इस वैक्सीन की। इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने अलग से भी प्लांट बिठा
लिया है और उसका कहना है कि हम इसके करोड़ों डोज तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि भारत को अगर आप देखेंगे, भारत की कार्यकुशलता को, तो एक वक्त ऐसा था जब भारत में पीपीई किट बहुत कम बनाए जा सकते थे। भारत में N95 मास्क की बहुत कमी थी, हमें चाइना से आयात करना पड़ता था। लेकिन अभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े हैं। ऐसे भारत में अब किसी भी प्रकार के पीपीई किट या N95 मास्क की कोई कमी नहीं। तो एक ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जब वैक्सीन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो भारत उत्पादन को बहुत हद तक आगे बढ़ा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे और आपके बीच में इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन होगी और अर्थव्यवस्था उसके बाद से फिर से अपनी पटरी पर आएगी। आगे के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ तक से। जय हिंद।